बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 द नाउन केस को डिस्कस करेंगे। इट मींस के हम ये देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन किस केस में यूज़ हुआ है, मीन एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है या एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है या फिर वो पोजेसिव फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द नाउन केस, एग्जामिन दीज सेंटेंसेस। जॉन थ्रू अ स्टोन, द हॉर्स किक द बॉय। इन सेंटेंस वन द नाउन जॉन इज़ द सब्जेक्ट। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जॉन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुए हैं। इट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रू अ स्टोन, यानी कि ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि स्टोन किसने थ्रू किया था। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू अ स्टोन इज़ द प्रीडिकेट, जबकि थ्रू अ स्टोन एक प्रीडिकेट है। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में बता रहा होता है, और प्रीडिकेट वो पार्ट होता है जो हमें उस शख्स के बारे में बता रहा होता है कि वो शख्स क्या कर रहा है। द प्रीडिकेट कंटेन्स द वर्ब थ्रू। यहाँ पे प्रीडिकेट में जो वर्ब थ्रू है वो प्रीडिकेट में आ रहा है। व्हाट डिड जॉन थ्रो, जॉन ने क्या फेंका। आ स्टोन, एक पत्थर। स्टोन इज़ द ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्रू। अब स्टोन क्या है जी, ऑब्जेक्ट है जो जॉन ने फेंका है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास स्टोन एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। द नाउन स्टोन इज़ देयर फॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंस टू नाउन हॉर्स इज़ द सब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में हॉर्स एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। इट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन। ये हमें किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। हु किक्ड द बॉय, लड़के को किक किसने मारी। द नाउन बॉय इज़ द ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में हमारे पास बॉय ऑब्जेक्ट है। इट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन होम डिड द हॉर्स, हॉर्स ने किसे किक मारी। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case। यानी कि जब भी कोई नाउन किसी भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा तो हम उसको नॉमिनेटिव केस बोलेंगे या फिर हम उसको सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। When a noun or pronoun is used as the object of a verb, और जब कोई नाउन किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, it is said to be in the objective और एक्कुजेटिव केस, तो हम उसे ऑब्जेक्टिव या एक्कुजेटिव केस बोलते हैं। नोट में क्या लिखा है जी, टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट। अगर हमने किसी भी सेंटेंस में ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है तो हम दो क्वेश्चन सामने रखेंगे, हु और व्हाट, कौन और क्या। जिस तरह से हमने पीछे एग्जाम्पल्स में भी देखा है कि द हॉर्स किक्ड द बॉय, हु किक्ड द बॉय, ठीक है ना। अब हमने हु को जब देखा तो हमें उसका आंसर मिल गया कि हॉर्स। इसी तरह से हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि जॉन थ्रो व्हाट स्टोन। टू फाइंड द एक्कुजेटिव पुट होम और व्हाट। अगर हमने किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो हम होम और व्हाट से उसके आंसर लेंगे बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब से पहले हम होम और व्हाट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, होम डिड द हॉर्स किक। मीन के अगर हमने किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट देखना है कि नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो हम दो वर्ड से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि दो क्वेश्चंस हम लगा के सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं, हु और व्हाट। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो हम होम और व्हाट से ढूंढ सकते हैं। A noun which comes after a preposition is also said to be in the accusative case। हमेशा किसी भी सेंटेंस में आप देख लें, इंग्लिश ग्रामर में ये रूल है कि प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, तो हम प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, कभी भी हम सब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते। द बुक इज़ ऑन द डेस्क। अब यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन है, इस वजह से ये जो डेस्क है यहाँ पे ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। द नाउन डेस्क इज़ इन द एक्कुजेटिव केस गवर्न्ड बाय द प्रपोजिशन ऑन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हारी ब्रोक द विंडो, द विंडो वाज ब्रोकन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है हारी ब्रोक द विंडो, यहाँ पे विंडो जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है, एक्कुजेटिव केस में है। जबकि जो सेकंड सेंटेंस है द विंडो वाज ब्रोकन, यहाँ पे ये हमारे पास है जी सब्जेक्टिव केस में, यानी कि नॉमिनेटिव केस में विंडो हमारे पास यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। It will be seen that noun in English have the same form for the nominative and the accusative case।
यानी कि जो नाउन है वो एज ए सब्जेक्ट हो या एज ए ऑब्जेक्ट सेम ही उसकी फॉर्म है। द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब एंड द एक्कुजेटिव आफ्टर द वर्ब, हैंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और बाय द सेंस। यानी कि जो हमारे पास एक्कुजेटिव केस होता है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है, और जो हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है वो हमारे पास हमेशा वर्ब से पहले आता है। कंपेयर, रामा गेव आ बॉल, रामा ने एक बॉल दी। अब यहाँ पे गेव हमारे पास वर्ब है और बॉल हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा है कि हमारे पास जो एक्कुजेटिव केस होता है वो जनरली क्या होता है जी, वर्ब के बाद आता है। और रामा हमारे पास क्या है जी, ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। रामा गेव हारी आ बॉल। अब इस सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। गेव के बाद दो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रही हैं, एक हारी भी ऑब्जेक्ट है और हमारे पास बॉल भी ऑब्जेक्ट है। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द नाउन बॉल इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव, यानी कि वर्ब गेव का जो ऑब्जेक्ट है वो बॉल है, सेंटेंस 1 में भी और सेंटेंस 2 में भी। इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर टोल्ड दैट हारी वॉज द पर्सन टू होम रामा गेव अ बॉल। सेकंड सेंटेंस में हमने क्या बताया, सिंपल फर्स्ट सेंटेंस में हमने बताया है भाई कि रामा ने ना बॉल दी, ठीक है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमने बताया है कि रामा ने किसे बॉल दी, हारी को बॉल दी। द नाउन हारी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव, यानी कि जो हमारे पास हारी है वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या हम इसको सेकंड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। द नाउन बॉल द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि जो हमारे पास बॉल है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के डिफरेंस का पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये वो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कोई पर्सन हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है, दैट रिसीव एन एक्शन डायरेक्टली, जो वर्ब से डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा होता है। और ये हमें किस क्वेश्चन का आंसर कर रहा होता है, आस्क व्हाट और होम टू द वर्ब टू फाइंड आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लगाएंगे व्हाट और होम, क्या और किसने किया, किस पे हुआ, यानी कि ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और अ पर्सन दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आस्किंग टू होम और फॉर होम, यानी कि किस के लिए किया या किस पर किया गया। इट मीन्स अगर हमने सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो हम दो क्वेश्चन से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं कि व्हाट एंड होम से, और अगर हमने इनडायरेक्ट को ढूंढना है तो हम टू होम और फॉर होम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई गेव यू माई कैमरा। अब यहाँ पे है आई गेव यू माई कैमरा, इसमें दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस सेंटेंस में, एक यू हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास कैमरा ऑब्जेक्ट है। अब यू हमारे पास क्या है जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कैमरा हमारे पास क्या है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए मैंने पीछे बताया है कि अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो हम दो क्वेश्चन लगाएंगे कि व्हाट और होम। अब इस सेंटेंस में आई गेव यू माई कैमरा, अगर मैं क्वेश्चन लगाती हूँ आई गेव यू व्हाट, मैंने आपको क्या दिया, तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, कैमरा, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड आई गेव कैमरा टू होम फॉर होम अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे यू आंसर आएगा जो कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इट विल बी नोटिस्ड It will be noticed that the position of the indirect object is immediately after the verb and before the direct object. ये ऊपर जितने भी sentences हम अभी यहाँ पे देखेंगे उसमें हमें यही नज़र आ रहा है कि जो indirect object है वो बिल्कुल हमारे पास जो है ना verb के फ़ौरन बाद है और फिर उसको precede कर रहा होता है direct object, यानी कि direct object से पहले हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस उन्होंने दिए हैं। रामा गेव हारी आ बॉल, रामा गेव आ बॉल टू हारी। विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू अ फेवर टू मी। आई बॉट रामा अ बॉल, आई बॉट अ बॉल फॉर रामा। फेच द बॉय अ बुक, फेच अ बॉय बुक फॉर द बॉय। शी मेड रथ अ न्यू ड्रेस, शी मेड अ न्यू ड्रेस फॉर रुथ। गेट मी अ टैक्सी, गेट अ टैक्सी फॉर मी। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं हम इनमें
हु, वट एंड होम लगा के इनके जो है ना हम इनडायरेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, या फिर टू होम और फार होम से हम इनके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. We see that the indirect object of a verb denotes the person to whom something is given or for whom something is done. एक और पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस करने के लिए, कि जो ऑब्जेक्ट पहले एक्शन रिसीव करेगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. अब देखें, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को देखें, फर्स्ट एग्जांपल को हमने किया, हम सेकंड वाली देख लेते हैं. विल यू डू मी अ फेवर. इसमें देखें जो हमारा फेवर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि मी इसमें क्या है जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो फेवर है वो वर्ब को या एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है. विल यू डू अ फेवर टू मी. अब यहाँ पे फेवर क्या है जी, देखें यहाँ पे फेवर डू के साथ आ गया, यानी वर्ब के साथ आ गया, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इसी तरह से आई बॉट रामा अ बॉल. ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो हम सिंपल क्वेश्चन रख सकते हैं, आई बॉट वट फॉर रामा. ठीक है, आई बॉट वट, वट का आंसर हमें बॉल कर रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. जबकि आई बॉट अ बॉल टू होम, मैंने किसके लिए बॉल खरीदी, फॉर होम किसके लिए बॉल खरीदी, तो यहाँ पे हमें आंसर में समझ आ जाएगा कि रामा के लिए खरीदी है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट रूल है एग्जामिन दीज सेंटेंसेस. दिस इज़ रामाज अम्ब्रेला. ये रामा का अम्ब्रेला है. रामा के बाद हमने एक अपोस्ट्रॉफी के बाद अपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है. रामाज अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू रामा, यानी कि वो छतरी जो कि रामा से ताल्लुक़ रखती है. द फॉर्म ऑफ द नाउन रामा इज़ चेंज टू द रामाज टू शो ऑनरशिप और पोजेशन. पोजेसिव या पोजेशन नाउन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी की कोई मलकियत शो करनी हो, यानी कि ये चीज़ फ़लाँ पर्सन से बिलोंग करती है. The noun dramas is therefore सेट टू बी इन द पोजेसिव और जेनेटिव केस, यानी कि जो एक थर्ड केस होता है कि नाउन किसी सेंटेंस में किस केस के तौर पर यूज़ हुआ है, उसे हम पोजेसिव और जेनेटिव केस भी बोलते हैं. द पोजेसिव आंसर्स द क्वेश्चन हुज. पीछे हमने देखा था कि जो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि अगर नाउन को हमने एज ए सब्जेक्ट देखना है तो वो किसका आंसर कर रहा होगा, हु और व्हाट का कर रहा होगा. अगर हमने ये देखना है कि नाउन किसी सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो हमने होम और व्हाट को देखना होगा. और अगर हमने देखना है कि पोजेसिव केस यूज़ हुआ है तो हम हुज को देखेंगे. हुज अम्ब्रेला, रामाज अम्ब्रेला. The possessive case does not always denote possession. It is used to denote authorship, origin, kind, etc. यानी कि जो possessive होता है वो हमेशा हर बार हमें पोजीशन नहीं दिखाता, बल्कि समटाइम्स ये हमें ऑथरशिप के बारे में भी बताता है, ओरिजिन के बारे में भी बताता है और काइंड के बारे में भी बताता है. एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. शेक्सपियर्स प्लेज, इट मीन्स द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर. अ मदर्स लव, द लव फेल्ट बाय अ मदर. The president's speech, the speech delivered by the president. Mr. Agarwal's house, the house where Mr. Agarwal lives. अशोक स्कूल्स, द स्कूल्स वेयर अशोक गोज़. अब अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने पोजेशन की बात की है कि जो जेनेटिव केस होता है वो पोजेशन को बताता है, तो यहाँ पे तो पोजेशन नहीं शो हो रही ना. अब अशोक स्कूल का मतलब ये तो नहीं है कि उस बच्चे का वो अपना स्कूल होगा, बल्कि इसका मतलब है कि जहाँ पे वो बच्चा पढ़ता है या जहाँ पे वो जाता है स्टडी के लिए. अ चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, अ प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन. अ वीक्स हॉलीडे, अ हॉलीडे विच लास्ट अ वीक. तो ये हमारा था जी पोजेसिव केस के बारे में हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है. इंशाल्लाह इसकी फॉर्मेशन जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और सजेशंस भी ज़रूर दें. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.